नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 6 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। वहाँ ये पीडीएफ आपको प्रतिदिन मुफ्त में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए हैं 6 जून से। देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब कराया जाना निर्धारित हुआ है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव होता है। अब ये जो चुनाव होता है प्रति 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। और ये जो चुनाव है इस बार होगा विद्यार्थियों 17 जून को, ध्यान रखेंगे। ये जो चुनाव होना है ये 17 जून को होना है। अब अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और शेष अस्थायी होते हैं। तो उन 5 स्थायी सदस्यों के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहला है चीन, जो स्थायी सदस्य हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा है रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा यूके, पांचवा यूएसए। ये 5 होते हैं विद्यार्थियों स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के, जो हमेशा रहते ही हैं। इसके अलावा 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। इनका चुनाव विश्व के अन्य देशों से होता है। तो जब भी कभी इलेक्शन की बात होती है तो ध्यान रखना, इलेक्शन जो होता है सुरक्षा परिषद में वो अस्थायी सदस्यों का ही होता है। स्थायी सदस्यों का कोई चुनाव नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद ही रहते हैं, वो कभी नहीं हटते। चुनाव जो होगा वो अस्थायी सदस्यों का होता है। तो अब ये चुनाव जो होगा विद्यार्थियों ये होगा 17 जून को, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग व्याख्या में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव 17 जून को कराया जाना निर्धारित हुआ है, जिसकी जानकारी विश्व निकाय के अंतरिम कार्यालय में दी गई है। तो 17 जून को ये इलेक्शन होगा। देखते हैं किस किस को इन सीटों में जगह मिलती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कोरोना महामारी के बावजूद किस देश ने भारत को समय पर राफेल विमान देने की घोषणा की है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत को टाइम पर राफेल विमान मिल जाएंगे। तो कौन सा देश हमें राफेल विमान सप्लाई कर रहा है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका या फ्रांस। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों फ्रांस। फ्रांस हमें राफेल विमान सप्लाई कर रहा है। प्रश्न उठता है कि राफेल विमान को कौन सी कंपनी बना रही है? तो मैं आपको बता दूं, राफेल विमान को बनाने वाली कंपनी है दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन करके एक कंपनी है जो बनाती है राफेल विमान, और भारत राफेल विमान इसी कंपनी से खरीद रहा है। मैं आपको बता दूं, भारत कुल 36 राफेल विमानों की खरीदारी कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, कोरोना महामारी के बावजूद भी भारत को फ्रांस राफेल विमान सप्लाई कर रहा है। और राफेल विमान को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? दसॉल्ट एविएशन। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि राफेल विमान को कौन सी कंपनी बना रही है। तो दसॉल्ट एविएशन किस देश की है? तो फ्रांस। व्याख्या में आप देख पाओगे, कोरोना महामारी के बावजूद भी फ्रांस ने भारत को समय पर राफेल विमान देने की घोषणा की है। साथ ही टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान फ्रांस ने क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने की सहमति जताई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इराक। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वर्चुअल समिट हुई, और ये वर्चुअल समिट जो है रक्षा एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई। अब देखो, ये जो समिट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ है वो समुद्र में, विशेषकर हिंद महासागर के क्षेत्र में
चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ये समझौता हुआ है। यानी अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे एयरपोर्ट और जो हमारे जो बंदरगाह हैं मुख्य रूप से जो बने हुए हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप पर, उनको इस्तेमाल कर पाएगा, और हम ऑस्ट्रेलिया के जो हिंद महासागर में द्वीप हैं वहाँ पर जो उनके बंदरगाह हैं हम उनको इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी बेसिकली होने ये वाला है कि जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है, ठीक है, वो जो इंडिया के पोर्ट हैं उनको इस्तेमाल कर पाएगी अंडमान निकोबार में, और जो इंडियन नेवी है वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट इस्तेमाल कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो है संबंध बेहतर होंगे। यानी अब जो ऑस्ट्रेलियाई जो जहाज़ हैं वो गश्त करते हुए भारत तक आ सकते हैं, भारत में उनका एक बेस होगा। उसी तरह से इंडिया के जो जहाज़ हैं वो गश्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जा सकते हैं, उन्हें वहाँ ठहरने की अनुमति होगी। यानी दोनों देश आपस में अपने जो सैन्य अड्डे हैं उनको यूज़ कर पाएंगे। अब ये हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो है चाइना। तो चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है कि कैसे भी करके चाइना की बढ़ती शक्ति को रोका जा सके। अभी आप देख ही रहे हैं कोरोना संकट के दौरान चाइना का रवैया बहुत ही बुरा है। जहाँ एक और पूरी दुनिया चाइना पर ब्लेम कर रही है कोरोना वायरस के लेकर, उसी समय पर चाइना जो है विद्यार्थियों अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को लेकर उलझा हुआ है। चाहे वो भारत हो उसके साथ भी उसका समस्या चल रहा है, चाहे वो हांगकांग हो उसके साथ भी समस्या चल रही है, चाहे तिब्बत हो उसके साथ भी समस्या चल रही है। इन सभी क्षेत्रों के साथ जो है विवाद चल रहा है। अब इस विवाद को करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि कोरोना से लोगों का ध्यान भटकाना, देशों का जो ध्यान है वो कोरोना से हटा करके इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर लेकर के आना। तो इस वजह से चाइना ये हरकतें कर रहा है, और इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक समझौता किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने किस देश की क्रेडिट रेटिंग को Baa2 और Baa3 कर दिया है? तो ये फिलहाल क्या है, ये मूडीज़ की रेटिंग है। तो भारत इसका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको Baa2 और Baa3 श्रेणी में पहुंचा दिया है मूडीज़ ने। तो अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को Baa2 और Baa3 कर दिया है। Baa3 असल में Baa का एक उपखंड है जो मूडीज़ द्वारा दीर्घकालिक बॉन्ड्स और निवेश के लिए एक क्रेडिट रेटिंग है ना। तो यहाँ पर ये क्रेडिट रेटिंग हमें दी गई है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इस पूरे टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आखिरकार किस तरीके से मूडीज़ ये रेटिंग देता है। लेकिन फ़िलहाल ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता ऐसा कि इसमें आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता है। सामान्य जानकारी रख लीजिए, इतना ही बहुत है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर इस पर काम करूँगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंडिया टीम की पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना को किस क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? तो इंडिया टीम की पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना को किस क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिल्ली क्रिकेट टीम, कोलकाता क्रिकेट टीम, चेन्नई क्रिकेट टीम या केरल क्रिकेट टीम। तो बच्चों इसका सही जवाब है केरल क्रिकेट टीम की नई कोच बन गई हैं टीनू योहाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज टीनू योहाना को हाल ही में केरल क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के डेव वाटमोर केरल के हेड कोच थे, तो उनके स्थान पर अब आ गए हैं टीनू योहाना। देख सकते हो आप फोटो में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही फेमस सवाल है और सबको इसके बारे में पता ही है। तो 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 5 जून को। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इस बार जो 5 जून 2020 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? अब एग्ज़ाम में थीम को पूछे जाने का प्रचलन काफ़ी है। थीम अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछता है तो थीम क्या है इसकी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है।
तो इसकी थीम है 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम है टाइम फॉर नेचर, ध्यान रखना। टाइम फॉर नेचर करके इसकी थीम है, और इसका मतलब होता है प्रकृति के लिए समय। हिंदी में आ सकता है इसको इस तरीके से, इसकी थीम को लिख देगा प्रकृति के लिए समय, है ना। इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, तो दोनों में याद रखना। तो प्रकृति के लिए समय या टाइम फॉर नेचर करके थीम है 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। अक्सर करके आती ही है, मैंने कई बार एग्जाम में इसको देखा है, तो ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून को, और 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है टाइम फॉर नेचर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मशहूर फिल्म मेकर वासु चटर्जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये काफ़ी चर्चा में रहे आजकल, और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवीज़ भी बनाई जिनके नाम मैं आपको भी बताता हूँ। और 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया। और इनकी मूवीज़ काफ़ी चर्चा में रहीं, कुछ तो काफ़ी अच्छी थी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रजनीगंधा है, शौकीन है, ये फिल्मों के निर्माता जो है यही हैं। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही फेमस मूवी है, और वो इनकी लास्ट मूवी भी है, जिसका नाम है चमेली की शादी। शायद आप लोगों ने देखी हो, मैंने तो देखी है चमेली की शादी। इसमें जो है अनिल कपूर जी हैं, और जो सैफ अली खान की पहली बीवी हैं वो भी इसमें मुख्य भूमिका में है। तो काफ़ी अच्छी मूवी है, एक व्यंग है चमेली की शादी करके। लॉकडाउन में समय मिले तो देख लेना। इनकी अंतिम मूवी थी वो, वासुदेव चटर्जी की, और इनका निधन हो गया हाल ही। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कितने वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री का काम रोक दिया है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और हालांकि आप सभी लोगों को फेसबुक के जरिए पता चल गया होगा, मैंने शेयर भी किया था इसको। तो कितने वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है? ये कितने वर्ष पुरानी थी ये कंपनी, ये प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। ऑप्शन है 40 वर्ष, 55 वर्ष, 69 वर्ष या 75 वर्ष। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों, आपने देख ही लिया है यहाँ पर, 69 वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी का काम रोक दिया गया है, ठीक है। एटलस कंपनी का नाम, जो एटलस कंपनी है इसकी जो प्लांट है बनाने वाला, उसका काम बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि अब लोग साइकिल को इतना प्रीफर नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो 69 वर्ष पुरानी एटलस साइकिल कंपनी ने आर्थिक तंगी के कारण फैक्ट्री में काम रोक दिया है, जिससे 450 कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एक समय ऐसा था कि कंपनी ने सालाना 40 लाख साइकिल बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज के समय में लोग साइकिल खरीदना नहीं चाहते हैं। सब लोग जो है बाइक या स्कूटी खरीदना ही प्रेफर करते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो ये जो समझौता है मुख्य रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत और किस देश के बीच पर्यावरण के मुद्दे को लेकर एक समझौता हुआ है? तो वो देश है हमारा प्यारा भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, और भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और भूटान वो देश है जहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दिया जाता है। भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। कुछ समय पहले आपने एक विवाद सुना होगा, जब चाइना ने भूटान के एक हिस्से जिसका नाम है डोकलाम, वहाँ पर अंदर घुसकर कुछ दादागिरी करने की कोशिश की थी, तो तुरंत जो है इंडिया ने इस पर स्टैंड लिया था और चाइना को पीछे धकेला था। तो इससे भी सिद्ध होता है कि इंडिया और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों की जो बाउंड्री है बिल्कुल ओपन है, और रोटी बेटी का रिश्ता है, जैसे नेपाल के साथ है वैसा ही है। और जैसा कि मैंने बताया कि पर्यावरण को लेकर भूटान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। भूटान वो देश है जहाँ पर 0% एयर पॉल्यूशन है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार का वायु प्रदूषण यहाँ पर नहीं है, और मतलब मान के चलिए प्रदूषण है ही नहीं। इसके अलावा हम देखें तो भूटान ही वो देश है जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है, खुशहाली सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, खुशहाली सूचकांक। प्रश्न कभी पूछ ले कि खुशहाली सूचकांक की अवधारणा किस देश की है, तो ध्यान रखेंगे हमारे पड़ोसी देश भूटान की ही है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आता है वो इसी पर बेस्ड होता है। तो खुशहाली सूचकांक देने वाला जो देश है वो भूटान ही है, और भूटान के साथ ही हमने पर्यावरण को लेकर एक समझौता किया है। चलिए, और आज के लिए अंतिम प्रश्न, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल, मतलब टॉप 100 में शामिल हुए हैं? यानी एशिया यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है उसके टॉप 100 में भारत के कितने स्कूल शामिल है, कितने कॉलेज शामिल है, ये सवाल है। इसका सही जवाब है 8। एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हमारे 8 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट शामिल है। और इसमें पहले नंबर पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc करके ये एक संस्थान है बेंगलोर में, ये आता है पहले नंबर पे इस रैंकिंग में। ध्यान रखिएगा, ये पहले स्थानों पर रह चुका है, काफ़ी फेमस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार नंबर 1 रैंकिंग पर रह चुका है, आप देख सकते हो। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 8 इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए हैं आपके 6 जून से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य PCS को सर्च करके ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।